चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन है, ओपन एआई के सीईओ कौन है? सैम अल्टमान। तो सैम अल्टमान अभी इंडिया में आए थे और उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई है। और इन्होंने जो चैट जीपीटी लॉन्च किया है, ये उसके रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बात करने आए थे, क्योंकि बेटा हमारे जो आईटी रूल्स 2008 है, आईटी रूल्स, है ना? अ, तो वो जो रूल्स हैं हमारे, वो ऐसे हैं कि हम फॉरेन जो भी कंपनीज हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसे हम एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमारे खुद के कुछ रूल्स हैं। तो चैट जीपीटी की अगर बात करें, तो ये जो ओपन एआई है फर्म, ये एक फर्म है। फर्म जैसे कि कोई कंपनी होती है, ऐसे ही टाइप एक फर्म है। ठीक है। और ये किसके पीछे है, मतलब चैट जीपीटी किसने बनाया है? इसने, ओपन एआई ने। चैट जीपीटी को लेकर जो कंसर्न बने हुए हैं, कि जो एक चिंता का विषय जो बना हुआ है, वो ये है कि जैसे ही चैट जीपीटी आपका कोई भी काम करने के लिए सक्षम है, क्या आपको कुछ भी लिखना है, क्या क्या चीज हो सकती है चैट जीपीटी से? सुना तो है तुम लोगों ने? क्या क्या हो सकता है? क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देता है, बट यूपीएससी का नहीं कर पाई थी। यूपीएससी का नहीं कर पाई थी। और उसका कारण वो ये बता रहे हैं कि 2021 तक का डेटा उसमें फीड था। लेकिन मैं तुम लोगों को बताऊं, यूपीएससी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं, वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, मतलब वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट। सबसे सबसे टफेस्ट तो शायद एक चाइना का एग्जाम होता है, और या फिर कौन सा, नॉर्थ कोरिया में होता है, या साउथ कोरिया में? साउथ कोरिया में। नॉर्थ का तो किसी को पता ही नहीं है वहाँ कौन से एग्जाम हो रहे हैं। किम जोंग उन कहाँ किसी को पढ़ने दे रहा है। तो जो चैट जीपीटी है, उससे हमारे यहाँ पे कंसर्न ये है कि हमने जो एम्प्लॉय किए हुए हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर किसी काम के लिए, वो एक तो एजुकेशन में हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप लोगों के क्वेश्चन पेपर हम एग्जाम में सॉल्व करने के लिए तो देंगे नहीं आप लोगों को फोन के, चैट जीपीटी से तुम लोग सॉल्व कर लो, तो वो तो पॉसिबल होने वाला है नहीं। अब दूसरा कंसर्न ये आता है कि जो ऑफिस में, जैसे कि आप किसी भी उसमें जाएंगे, एनिमेशन के उसमें हो, या राइटिंग में कहीं भी कुछ कर रहे हो, कंप्यूटर पे कुछ भी काम कर रहे हो, तो वहां पे हमारे एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय हैं, उनको खतरा है। खतरा क्या? उनकी जॉब जाने का। ये सब कुछ चैट जीपीटी कर देगा, तो फिर उनको जॉब कौन देगा? उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को समझो। जो ह्यूमंस कर सकते हैं, वो एआई नहीं कर सकता। और ये भी तुमको पता है कि एआई सिर्फ उतना कर सकता है जितना हमने उसमें फीड किया हुआ है, वो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। लेकिन तुम वो भी काम कर सकते हो जो तुमने फीड नहीं है। ये चीज तुम्हें पता है कि एक एक पर्सन ऑलराउंडर हो सकता है, पर चैट जीपीटी ऑलराउंडर नहीं हो सकती। तो इसके कंसर्न जो हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव में, देखो बेटा, हमारे जो लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें है, कंट्रावेंट नहीं कर सकते हम कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो आर्टिकल 16 में है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 क्या कहता है कि सभी को समान अधिकार है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का। अब उसमें क्या है, अगर चैट जीपीटी लॉन्च कर दिया, तो जो काम नॉर्मल एक पर्सन करेगा वो चैट जीपीटी कर देगा, तो उसको तो जॉब की जरूरत नहीं है। वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, और ज्यादा हो जाएगा। तो हम इसको कुछ जगहों पर लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जहां पर नीड है। लेकिन जहां पे नीडलेस है, जहां पे वो काम ह्यूमन कर सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है ये करने की। ठीक है। और एक और चीज है, तुम लोग पेपरलेस होते जा रहे हो, मीन्स के फोन बहुत आ गया कि नहीं, हम फोन से पढ़ लेंगे। तुम फोन का 1% भी याद नहीं रख पाओगे अनटिल और अनलेस वो तुमने खुद लिख के ना देखा हो। तो यहाँ पे लिमिट आ जाती है ओपन एआई की। ठीक है। कितना यूज करोगे? तुम्हें लगता है कि यूपीएससी से क्लियर हो जाएगा ओपन एआई से? नहीं होगा। चैट जीपीटी ने नियरली, मतलब कुछ ऐसे ही था, आउट ऑफ 100 में से कुछ 50 के अप्रोक्स कर पाई थी सॉल्व, उससे ज्यादा नहीं कर पाया था। हाँ, तो कुछ ऐसा था। तो इसके सीईओ का नाम कभी भी आ सकता है, सैम अल्टमान। ठीक है। और है पेन, नोट कर लिया क्वेश्चन। हाँ, जब मैं करा दूंगी ना तब नोट कर।
तुम लोगों का अलग चलता रहता। ठीक है, काला पानी सीमा विवाद किन देशों के बीच में है, ठीक है, काला पानी। अब काला पानी क्यों उसमें है, न्यूज में था, मैंने तुम्हें शायद बताया था, किस किस के बीच में था काला पानी। ये वो वाला काला पानी नहीं है, काला पानी जेल, अंडमान वाली जेल नहीं। काला पानी एक रीजन है, देखो तुम यहाँ से देखो, काला पानी नहीं है वो, हाँ ब्लैक सी, काला सागर। देखो ये नेपाल है। अब नेपाल जो है, यहाँ से एक रिवर जारी है, उसे, एक तो काली रिवर है, ठीक है, काली रिवर उसको क्या देते हैं, तो एक रिवर जा रही है। जब ब्रिटिशर्स ने नेपाल पे हमला किया था, ब्रिटिशर्स ने 1816 में, तो एक संधि साइन हुई थी, ये संधि का नाम याद रखना, आगे कभी पूछ भी लिया जा सकता है। संधि थी सुगोली, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सुगोली या सुगोली संधि। अब इस संधि के तहत जो इन्होंने ब्रिटिशर्स अग्री हुए थे, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि इस रिवर के इधर का पार्ट नेपाल है और इस रिवर के इधर का पार्ट हमारा ये है, मतलब इंडियन टेरिटरी है। अब उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी, फिर भी जो नेपाली हैं वो कहते हैं कि ये हमारा कुमायूं और गढ़वाल वाला जो रीजन है ये हमारा है। ये नेपाली कहते हैं कि कुमायूं, सुना है ना तुम लोगों ने कुमायूं और गढ़वाल, गढ़वाल सुना है, तो ये इसी के साथ मिलके पढ़ाया जाता है, कुमायूं और गढ़वाल, ठीक है। कुमायूं और गढ़वाल वाला जो रीजन है, फिर भी नेपाल इसको क्लेम करता है। तो ये जो अब फिर से यही जो आए थे अभी, उनके वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, पुष्पकमल दहल, तो उन्होंने, पुष्पकमल दहल प्रचंड, हाँ, तो उन्होंने ये, मतलब अभी भी चर्चा में है उनकी पार्लियामेंट में, जैसे कि जब तुम्हें याद हो जेएनके का जब एब्रोगेशन हुआ था 370 का, तो हमारा नया नक्शा बना था, नक्शे में वो था कि, नहीं एक नक्शा था यूनियन टेरिटरी, ये वाला नहीं था। देखो ये वाला नक्शा जारी किया था, यूनियन टेरिटरी जेके अलग कर दिया था गया था, और यूनियन टेरिटरी ऑफ ये लद्दाख अलग हो गया था। तो उस समय भी नेपालीज ने ये, नेपाली जो उनकी संसद अपनी होती है वहां पर ये सवाल उठाया था कि ये वाला रीजन हमारा है, ये अपने उसमें मैप में क्यों दिखा रहे हैं इसे, ठीक है। तो ये एक कंट्रोवर्सी है, तो याद रखना काला पानी रीजन, और ये वाला काला पानी वो काला पानी जेल से और काला सागर दोनों से डिफरेंस है, ठीक है। जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी तो सुना है कहाँ पर है, रशिया यूक्रेन का बॉर्डर मिला हुआ है ब्लैक सी से, एक तरफ तुर्की है। और जो काला पानी अंडमान निकोबार में जेल है, ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, और उसका कारण ये था, वो जो ज्यादा हमारे रेवोल्यूशनरी होते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीर सावरकर थे, ठीक है, वो रेवोल्यूशनरी थे, तो उन्होंने एग्जीक्यूट ऐसी जगह करते थे जहां से उनके निकलने का भी रास्ता ना हो, ठीक है, तो उन्होंने ऐसी वहां जेल बनाई थी, और प्रेजेंट में भी काला पानी वहां पे जेल है, ठीक है। तो अब टूरिस्ट बना तो हमारी गवर्नमेंट क्यों बंद करेगी हमारे सिटीजन को वहां पे, हाँ टूरिस्ट प्लेस बना दिया वो, तो अब तुम वहां पे इधर बैठ जाओ, फैन चल रहा है बस, यहाँ तो रोशनी तुम्हें ठीक है ना रोशनी, या इधर का जलाओ बल्ब, जला लो। हर्ष को तो हर्ष को तो पता चल गया सारी लाइट की, ये वाली इससे जलती है, ये वाली इससे जलती है। चलो कोई नहीं, आगे चलो। जल जीवन मिशन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, किस मंत्रालय ने किया है, जल शक्ति। जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज थी पहले, वो उसका नाम बदल करके जल शक्ति रख दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और जल शक्ति मंत्रालय ने टारगेट सेट किया था कि 2000 कब तक,
24 तक सभी को पाइप वाटर, मैक्सिमम पाइप्ड वाटर उपलब्ध कराना है, ठीक है, और उस पर काम भी किया जा रहा है ना, मैक्सिमम। तो अभी तक जब से जल शक्ति ने ये जो स्कीम है वो लॉन्च की थी, तो 12%, 12 पॉइंट समथिंग, 12.3 करोड़, फिगर पूरी याद रखना क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, हम नहीं बता सकते कि क्या पूछ लेंगे। 12.3 करोड़, नियरली 62% जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनमें, ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंचाया जा चुका है। और तुमने देखा होगा ये स्कीम बहुत जोर शोर से चल रही थी और अचानक से फिर वो पाइप वगैरह बिछाए गए और वो पानी का, हालांकि कुछ जगहों पे कनेक्शन टूट गए हैं, वो एक अलग बात है क्योंकि मैनेजमेंट लोग नहीं कर पाते हैं। एक तो खुद का सिटीजन का भी मैनेज होता है, एक म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैनेजमेंट होता है, तो उन दोनों को ही मैनेज करना आना चाहिए। तो तुम्हारे यहाँ पे ठीक है? ठीक है, क्यों? पीडब्ल्यूडी का क्या रोल है तुम्हारे यहाँ पे? क्या है? ग्राम पंचायत किसके अंडर में आता है? ग्राम पंचायत के में ही तो आता होगा। अच्छा, हाँ, सड़क उनकी है, हाँ, तो फिर तो वो तो करेंगे ही, वो नहीं करने देंगे, ठीक है। तो 62% रूरल हाउस होल्ड में पाइप्ड वाटर का मतलब क्या है? टैप वाटर, ठीक है, ये पहुंचाया जा चुका है। अब डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट जारी की थी, अब उस रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है इंडिया के कंटेक्स्ट में कि इंडिया ने ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जल जीवन मिशन लॉन्च किया है, इसके तहत कम से कम हमारी कंट्री में 4 लाख जो डायरिया से डेथ होती हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगी। ये जो पाइप्ड वाटर वाली स्कीम है, इस एक तरह से सक्सेस ही है हमारे लिए। तो ये जो अगर पूरी तरह से सक्सेस हो गई, जितना हमने टारगेट सेट किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति कह रही है कि 4 लाख लोग जो डायरिया से डेथ होती थी वो नहीं होंगी, ठीक है, तो हमारे लिए सही एक वो है। आ रहा समझ? अभी स्टार्टिंग है तो फिर कुछ अलग रहेगा। बाकी नामदफा नेशनल पार्क जो लिख रहा है एज इट इज याद कर लो, ठीक है, बस इतना है। नामदफा नेशनल पार्क, देखो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क। अब यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ पोचर्स हैं। पोचर्स किसको कहते हैं? जो एनिमल को शिकार करते हैं वहां पे, उन्हें हंटर नहीं कहते हैं। हंटर होते हैं जो सिर्फ हिट करके चले जाते हैं, पोचर्स होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद या तो बेच देते हैं या अगर वो खाने वाली चीज भी नहीं है तब भी वो कंज्यूम कर लेते हैं। पोचर्स मतलब 2 तरह के होते हैं ना, एक तो हंटर होते हैं। हंटर कौन? हंटर किसे कहते हैं? शिकारी, हाँ, ठीक है। और एक होता है पोचर। हंटर शिकारी तो होता है, वो शिकार करके अपना चला जाएगा यार, लेकिन पोचर बेसिकली क्या करेंगे, लेंगे और उसे ट्रेड करेंगे या तो इलीगली बेच देंगे उस स्पीशीज को या कंज्यूम करने के पर्पज से। तो उन पोचर्स के लिए नामदफा नेशनल पार्क में एक कैंप लगा रखा था, पोचर्स कैंप। अब वहां पे कुछ लोगों ने, 10 पीपल ने इंक्लूडिंग ए विमेन, उन्होंने वो कैंप उनका जो लगा रखा था वन विभाग ने, वो कैंप खत्म कर दिया और वहां पे शायद तोड़ फोड़ दिया था वो। वन विभाग वाले उनको कुछ करने नहीं दे रहे ना, इसलिए कोचिंग नहीं करने दे रहे, तो वन विभाग वालों को डरा के भगाने का वो सोच रहे थे। तो ये चीजें हो रही हैं वहां पे नेशनल पार्क में। और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। और देखो बेटा, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के जितने भी है, जैसे काजीरंगा, तो काजीरंगा किसके लिए फेमस है? वन राइनो, वन हॉर्न राइनो। ऑल्दो टाइगर भी रहता है वहां, लेकिन वन हॉर्न राइनो, जो एक हॉर्न वाला राइनो रहता है वो वहां पे, वो उसके लिए फेमस है। ऐसे ही नामदफा नेशनल पार्क है, ठीक है। अब देखो, भारत में कौन सी जीएम फसल उगाने की अनुमति है? कौन सी जीएम फसल उगाने की अनुमति है भारत में? बीटी कॉटन, ठीक है। सिर्फ बीटी कॉटन ही हमारे यहाँ पे उगाई जा सकती है, और वो भी सिर्फ इसलिए इजाजत दी हुई है कि ये नॉन कंज्यूमिंग है, नॉन स्टेपल फूड है। वो स्टेपल फूड नहीं है, मतलब इसे हम खा नहीं सकते हैं, इसलिए अलाउड है।
क्योंकि बीटी कॉटन के अपने भी रिपरकशंस हैं, मीन्स उसके खुद के इफेक्ट अलग है। अगर बीटी कॉटन की बात करें तो क्या होता है बीटी या ट्रांसजेनिक कॉटन, जो इसमें, हाँ, इसका जीन, इसमें जीन में इम्प्रूवमेंट कर दिया जाता है, वो जीन हटा दिया जाता है जिससे ये खराब हो जाता था, जल्दी खराब हो जाता था, ये इसकी फसल ही खराब हो जाती थी। तो उन जीन को हटा करके इसमें से एक नया जीन इसमें ऐड किया था, कौन सा वाला, ये बैसिलस थ्यूरिएंसिस, बीटी, बीटी स्टैंड फॉर बैसिलस थ्यूरिएंसिस। तो एक नया जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया, किस लिए किया गया था ये, ताकि वो जो उसमें जीन जिसकी वजह से वो फसल खराब हो रही थी उसको रिप्लेस किया जा सके और उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो ये तुम लोगों को बीटी कॉटन का एग्जाम्पल याद रखना है। और हमारे यहाँ सिर्फ कपास बीटी कॉटन उगाने की इजाजत है, बाकी मस्टर्ड इंट्रोड्यूस करने की बात हुई थी। ठीक है, धारा मस्टर्ड याद रखना, धारा मस्टर्ड बीटी, मस्टर्ड मतलब सरसों, तो धारा मस्टर्ड लॉन्च करने की बात हो रही है अभी तो, लेकिन अनुमति ऐसे ही नहीं देंगे क्योंकि बेटा इसकी वजह से एक और चीज होती है, बीटी कॉटन की अगर बात करें तो इसकी वजह से एक वो है पिंक बॉल वॉर्म, मैंने बताया था तुमको, ये एक तरह का वॉर्म होता है, पिंक बॉल वॉर्म, ये फसल को खराब कर देता है और इसकी वजह से फिर ज्यादा कीटनाशक, ज्यादा फर्टिलाइजर वहां पे लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो पिंक बॉल वर्म की वजह से ऐसी ही जो कंडीशन है वो अदर फसलों में भी हो सकती है, तो इस वजह से बीटी कॉटन को सिर्फ अनुमति है हमारे यहाँ पे, और हमारे यहाँ पे और बीटी से रिलेटेड कोई भी फसल नहीं उगाई जाती। ब्रिंजल की बात हुई थी, ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल, लेकिन मना कर दिया था उगाने के लिए, मतलब हमारी जो वो है ऑर्गेनाइजेशन उसने अनुमति नहीं दी। अब देखो बीटी जो चर्चा में रहता है इसका पूरा नाम क्या है, इसका नाम याद रखना, बैसिलस थ्यूरिएंसिस। और बैसिलस थ्यूरिएंसिस है क्या, एक बैक्टीरियम है, ये एक बैक्टीरियम है। ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था बीटी कॉटन। हर्ष लिख लिया तुमने, लिख लिया तुमने, हाँ सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संस्थान ने समुद्री जल का प्रयोग करके हाइड्रोजन उत्पन्न की है। ठीक है, देखो समुद्री जल में क्या होता है, सॉल्ट वाटर, मेनली सॉल्ट वाटर होता है ना समुद्री जल, H2O, सोल्ट वाटर। तो सोल्ट वाटर को इन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से, एल्केलाइन जो वाटर होता है, ये एल्केलिन वाटर होता है, इसको एक कार्बन बेस्ड कैथोड और एनोड बनाया और उस पे इन्होंने हाइड्रोजन को सिंथेसाइज कर लिया उस पानी में से, समुद्री पानी में से। ठीक है, तो किसने किया है ये, आईआईटी मद्रास ने। तो ऐसे पता है उसमें क्वेश्चन आ जाता है जिसके पीसीएस है या यूपी पुलिस है कि कौन सी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी ये जो हमारी संस्थान है ये बहुत फेमस है, तो इनके नाम जरूर याद रखना, अगर ये कुछ नया किया है इन्होंने तो ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। आईआईटी मद्रास ने समुद्री जल यानी सी वाटर से ये उत्पन्न किया है हाइड्रोजन। अब ये एक क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किसने गठित की थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने। क्यों पढ़ रहे हैं हम राम प्रसाद बिस्मिल को, क्योंकि बेटा कल 11 जून को इनकी जयंती थी, 11 जून को राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई जाती है। और राम प्रसाद बिस्मिल क्यों फेमस थे, बिकॉज ही वॉज द नोन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था, जिसको बाद में लेटर ऑन किसने ज्वाइन किया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और ये एक तरह की कैसी ऑर्गेनाइजेशन थी, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये रेवोल्यूशन करते थे, जैसे कि इनका नाम काकोरी जो वो था लूट केस, उसमें भी आता है राम प्रसाद बिस्मिल का। क्या था काकोरी लूट केस, कब हुआ था, 1925, नहीं पता तुम्हें इतनी चीजें। अच्छा वो जलियांवाला बाग तो सुना होगा, तो जैसे जलियांवाला बाग सुना है ऐसे काकोरी था, काकोरी ये लखनऊ के आसपास का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो ब्रिटिश ट्रेन थी उसको उसको लूटने का वो था प्लान, इसमें लूट लिया था मतलब। ठीक है, तो काकोरी, हाँ ब्रिटिशर्स की।
तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, जो मतलब मास्टर थे प्लान के, और बाकी वो लोग थे। मतलब बेसिकली ये ब्रिटिशर्स को इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया कि आखिरकार फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अब तो हम जाएंगे ही, ठीक है, थोड़ा समय और लगेगा बट चले जाएंगे, ठीक है। फिर भगत सिंह, सुखदेव, इनको एग्जीक्यूट किया, जिसको गांधी इरविन पैक्ट हुआ। और गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी ने डिमांड भी की थी कि इनको कम्यूट कर दीजिए। कम्यूट मीन्स इनकी सजा माफ कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने डेथ कैपिटल पनिशमेंट दे रखी थी ब्रिटिशर्स ने। लेकिन इरविन नहीं माना था, उसने कहा था कि जी उनको तो देंगे। अब गांधी जी की लाख कोशिशों के बावजूद भी और बाकी और भी पॉलिटिकल रीजन रहे कि उनको एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो हम लोग एक ऐसे फेज से गुजरे हैं कि जहां पर ऐसे लोग हमेशा याद रहने चाहिए। कभी तुम गए हो म्यूजियम वगैरह में? म्यूजियम वगैरह गए हो? अच्छा, इनका नाम बिस्मिल क्यों था? नाम तो इनका राम प्रसाद था, बिस्मिल क्यों पड़ा इनका नाम? मुसलमान होगा बस, यही। ये थोड़ी होता है कि जरूरी है, मतलब नाम राम प्रसाद है, बिस्मिल तो मुस्लिम नहीं। वो पोयम लिखते थे अपने नाम से और उसके नाम के आगे बिस्मिल लगा देते, ठीक है। अब जब वो पोयम लिखते थे तो वो पोयम अपने असली नाम से नहीं लिखते थे। उस समय क्या होता था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फिर उस पर्सन को पकड़ लेते थे। फॉर इंस्टेंस अगर वो अपने नाम से लिखते तो उनको पकड़ लेते। पोयम वो कैसे लिखते थे, नेशनलिज्म वाली, ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं था। तो उन्होंने लिखी थी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, इन्होंने लिखा था। और मेरा रंग दे बसंती चोला भी इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। तो एक तरह से ये एक पोएट थे और ये अपने पेन नेम बिस्मिल के सामने, मतलब अपनी जो भी पोएट्री लिखते थे बस बिस्मिल लिखते थे, अपना पूरा नाम नहीं लिखते थे। तो ब्रिटिशर्स को पता नहीं चलता था कि किसने लिखा है, ठीक है। तो ये उस समय होता था। क्वेश्चन नंबर 9, सैटर्न पर हाल ही में कितने चंद्रमा की खोज हुई है? देखो, सैटर्न पर पहले कहा जाता था कि 62 मून है। सबके अपने अपने मून है ना। हमारी अर्थ पर कितना है? एक ही, एक मात्र है, ठीक है। मरकरी पे कोई मून है? मरकरी पे मून है? नहीं, उसका तो सब सन ने पहले ही खत्म कर दिया, ठीक है। तो 62 अभी सैटर्न पे रिसेंट एक स्टडी में खोज हुए हैं कि उस पे 62 चंद्रमा मतलब और खोजे गए हैं। और उसमें अब टोटल उसके हो गए हैं 145 मून सैटर्न के, ठीक है। अब इसने किसको पीछे छोड़ दिया? बृहस्पति पे जुपिटर जो था, जुपिटर पे 45 95 थे। अब सबसे ज्यादा किसके हो गए? सैटर्न के, ठीक है।